डियर स्टूडेंट, अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा में आपकी स्वागत है। तो आज मैंने लेके आए हैं आपके लिए क्लास 10th के साइंस का मॉडल पेपर, जिसे अभी बारी बारी से सॉल्व करेंगे करके, किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। आप वीडियो में बने रहिएगा। इसमें आपका टोटल 1.5 घंटा का है। टोटल क्वेश्चन 40 है। टोटल 40 पूर्णांक रहेगी। आपको सब क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आइए वीडियो में आप बने रहिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 से अब स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे दिया हुआ है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में दाढ़ी बनाने में किस प्रकार दर्पण किया जाता है, आप लोग किताब में पढ़ा होगा कि दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल मौजूद है। ठीक है, तो फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। गोली दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। तो गोली दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के संबंध क्या संबंध है? तो F बराबर R/2, F बराबर R/2, ये ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। इसमें हम लोग F बराबर R/2, तो F जो होता है R/2, यानी कि जो फोकस दूरी जो होता है त्रिज्या का आधा होता है। ठीक है, यानी कि हम लोग इसको कह सकते हैं कि R बराबर 2F, यानी कि जो त्रिज्या जो होता है वो फोकस दूरी का आधा होता है। ठीक है, यानी कि फोकस दूरी क्या होता है, 2 गुना होता है त्रिज्या का, ये है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित होती है, यानी कि उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति, जो किसी भी माध्यम में ये नहीं बदलती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकाश एक माध्यम से अगर दूसरी माध्यम से प्रवेश करता है तो वो अपरिवर्तित रहता है, ये बदलता नहीं है आवृत्ति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 1 मीटर फोकस दूरी वाले वक्रता उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो यहाँ पर उत्तल लेंस की क्षमता पूछी है। तो हम लोग को यहाँ पर लेंस की क्षमता लेंस की क्षमता का फार्मूला क्या होता है? 1/f, लेंस की क्षमता लोग डी से करते हैं। डी बराबर होता है 1/f होता है, डी बराबर। ठीक है, तो हमारा 1/1 इक्वल टू 1 ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर +1 दिख रहा है। ठीक है, और हमें कौन सा दर्पण पूछा है? हमें कौन सा दर्पण पूछा है? उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस पूछा है। तो उत्तल लेंस हमें हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, प्लस होता है। अगर इसमें अवतल लेंस रहता तो ये क्या हो जाता है, माइनस हो जाता। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये 1 डायोप्टर। ठीक है, 1 डायोप्टर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो 1/p, यहाँ पर फार्मूला होता है, 1/p बराबर 1/p बराबर होता है, नहीं, f बराबर 1/p होता है। ठीक है, तो p बराबर हो जाएगा 1/f, तो p बराबर हो जाएगा 1/f। तो इसमें हम लोग बैठा देंगे, f का मान हमारे को 4 दिया है, 1/4, तो इसको हम लोग बैठाएंगे, 1/4 आता है। ठीक है, f कितना आता है, 1/4। तो 1/4 को हम लोग इसको करेंगे तो कितना हो जाता है, 0.25। अब 0.25, तो इसको हम लोग, ये मीटर में दिया हुआ है, इसको हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो 0.25 को 100 से गुना कर देने पर ये सेंटीमीटर में चेंज होगा। तो 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही वाला आंसर हो जाएगा। तो 25 सेंटीमीटर हमारा ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। ऑप्शन नंबर ये बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वाहन के अग्र दीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वाहन के अग्र दर्पणों यानी कि हेडलाइट में कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है? तो हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में सही है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर
7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, मानव नेत्र के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है उसे हम लोग रेटिना बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर रेटिना तो है नहीं, तो रेटिना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, दृष्टिपोटल बोला जाता है। रेटिना को ही दृष्टिपोटल बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। नेक्स्ट, सामान्य नेत्र का दूरबिंदु क्या है? सामान्य नेत्र का दूरबिंदु क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। यहाँ पे अनंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पर बोला जाता कि अगर हम निकट बिंदु क्या है तो ये 25 सेंटीमीटर हो जाता। अगर हम लोग दूर बिंदु हम लोग देखेंगे अनंत देखेंगे, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। हम लोग दूर की चीज़ों को हम लोग अनंत तक देख सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? नेत्र में जाने वाले प्रकाश का नियंत्रण कंट्रोल कौन करता है? जो नेत्र में जो प्रकाश आता है, जो लाइट आता है आँख में, उसका कंट्रोल कौन करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, पारितारिका, ये कंट्रोल करता है, ठीक है। आप लोगों ने बुक में पढ़ी होगी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? अब मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा एवं सीधा होती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, एक किलोवाट घंटा निम्न में से किसकी इकाई है? 1 किलो वाट हावर निम्न में से किसका इकाई है? तो ये ऑप्शन नंबर बी ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर इसमें आप पूछा जाता आपको कि ऊर्जा का व्यवसायी मात्रक, तो ये क्या हो जाता? 1 किलोवाट घंटा हो जाता, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि 1 किलोवाट घंटा निम्न में से किसकी इकाई है, तो ये ऊर्जा का इकाई है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे 12 नंबर, कूलम का एसआई मात्रक क्या है? कूलम का एसआई मात्रक, कूलम का एसआई मात्रक ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है विद्युत आवेश, ठीक है। विद्युत आवेश कूलम का एसआई मात्रक है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। विद्युत मोटर युक्ति है जो परिवर्तित करती है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में एवं विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में करती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो 13 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ ऑप्शन नंबर बी ये बिल्कुल सही हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया 14 का। तो वियोजन अभिक्रिया मतलब यहाँ जल टूट रहा है, ठीक है, जहाँ पे जल टूटता है उसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है? जल टूट रहा है, जल का विद्युत अपघटन हो रहा है, यानी कि विद्युत अपघटन का मतलब क्या होता है? जल का टूटना, तो ये वियोजन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन को हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? कॉपर सल्फेट और जल बन रहा है। तो दिए हुए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? तो यहाँ पे उपचयन का मतलब क्या होता है? उपचयन का मतलब होता है जहाँ पे ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन का योग होता है उसको हम लोग उपचयन बोलते हैं। तो यहाँ पे उपचयन किस में हो रहा है? हाइड्रोजन में हो रहा है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिल के क्या बन रहा है? जल बन रहा है। तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है? आप यहाँ पे देखेंगे लोहे की कील को कॉपर सल्फेट का विलयन में हम लोग डाल रहे हैं, ठीक है। लोहे का कील को कॉपर सल्फेट का विलयन में हम लोग डाल रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है? कॉपर का क्या हो रहा है? विस्थापन हो रहा है। कॉपर का विस्थापन हो रहा है क्योंकि आयरन जो है वो अधिक क्रियाशील है, ठीक है, इसलिए कॉपर को विस्थापित कर रहा है। तो ये क्या हो जा रहा है? ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है? तो प्राकृतिक सूचक, ठीक है, तो निम्नलिखित में प्राकृतिक सूचक, ये ऑप्शन नंबर सी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ये क्या है? प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है लिटमस पत्र। ठीक है, लिटमस पत्र जो लीचन नामक पदार्थ से बना रहता है, जो पेड़ों में पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। किसी बिलियन ना पीएच मान का मान, किसी बिलियन का पीएच मान 10 है, तो वह निम्नलिखित में से क्या होगी? अगर किसी बिलियन का पीएच मान 10 है तो वो क्या हो जाएगी? क्षार हो जाएगी। तो ये ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसमें होता है कि अगर पीएच मान 0 से, अगर 7 से कम है, 7 से कम है तो क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। 7 से अधिक है तो क्षार हो जाएगा, और अगर 7 रहेगा तो उदासीन हो जाएगा। ये होता है, ये पीएच मान, पीएच स्केल दर्शाता है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। दिया गया चित्र क्या सूचित करता है? क्वेश्चन नंबर 19 में ये दिया गया चित्र क्वेश्चन नंबर 19, तो यह हमें हमेशा हाथ साफ रखना चाहिए, हमें प्रयोगशाला में हाथ धोकर रखना चाहिए, हमें अम्ल से धोना चाहिए, सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन को चेतावनी चिन्ह। तो ये ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें चेतावनी दे रहा है। ठीक है, इसमें क्या दे रहा है? चेतावनी दे रहा है कि सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन को का चेतावनी चिन्ह है। ठीक है, जैसे हम लोग कोई भी हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में, तो हाथ हम लोग उसमें सावधानी रखते हैं। ठीक है, सावधानी बरतते हैं। अगर सावधानी नहीं बरतने से हाथ को क्या कर देगी? गला देगी। ठीक है, तो इसे सावधानी से हम लोग लैब में बरतते हैं जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। इमली में कौन सा अम्ल होता है? इमली क्या होता है? खट्टा होता है। तो इमली में क्या हो जाएगा? टार्टरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, आप लोगों ने पढ़े होंगे किताब में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? इसमें अधातु बोल रहा है, धातु में नहीं डाल देना, पारा में। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये ब्रोमीन जो है ये कमरे के ताप में क्या होता है? ये पिघलता है। ठीक है, ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और धातु में क्या हो जाएगा? पारा, जो कमरे के ताप में पिघलता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशमक बनाने में किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 22, तो इसमें हम लोग देखेंगे सोडियम, ऑप्शन नंबर बी में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं? अग्निशमक बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है? तो आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है? परमाणु संख्या के आधार पर बना है। इसमें ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा, परमाणु संख्या 1 2 3 4। जैसे हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का एक होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन होता है ना, आप लोगों ने याद किया होगा। तो ये परमाणु संख्या के आधार पर होता है। ये क्या होता है? सीरियल वाइज होता है परमाणु संख्या। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? यहाँ पे देखेंगे 24 नंबर, ये इसमें 24 नंबर, ये पोटेशियम, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 पोटेशियम, ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ये सबसे फर्स्ट में होता है, और सबसे नीचे होता है लोहा, जो किसी से भी अभिक्रिया नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे।
पृथ्वी की भूपरपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व एवं यौगिक क्या कहलाते हैं? पृथ्वी पर हम लोग पृथ्वी की भूपरपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये पृथ्वी की भूपरपट्टी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 26। अब 26 देखेंगे। 26 में क्या बोल रहा है? प्रोपोनल में कौन सी अभिक्रियाशील समूह मौजूद है? इसमें प्रोपोनल किसका समूह है? ये प्रोपोनल जो है वो अल्कोहल का समूह है। ठीक है, अल्कोहल OH जिसका फार्मूला होता है। ठीक है, ये उसका तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा, अल्कोहल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 27 प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्न में से क्या नहीं होता है? प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? तो इसमें जल का टूटना, ऑक्सीजन का मुक्त होना, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होना। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना। ये कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त नहीं होना। जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो क्या होता है कि पेड़ पौधे जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, हमारे मनुष्य के जस्ट ऑपोजिट होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, ये कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त नहीं होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 28 फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है? ठीक है, 28 नंबर ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन नंबर सी नीचे और नीचे दोनों की ओर। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें एक पत्ता से दूसरे पत्ता, जैसे पत्तियां होता है पेड़ में। ठीक है, पेड़ में पत्तियां होता है तो एक पत्ता से दूसरे पत्ता में परिवहन होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऊपर और नीचे दोनों की ओर होता है। ठीक है, ऊपर नीचे सब तरफ होता है ना। अब 29 नंबर देखेंगे। ब्रिक की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? 29 नंबर ब्रिक की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई का ब्रिकक कहलाती है। क्या कहलाती है? ब्रिकक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो आप लोगों ने पढ़ा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? एथिलीन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एथिलीन। अब क्वेश्चन नंबर 31 एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन किसमें स्रावित होता है? एस्ट्रोजन स्रावित होता है किसमें? अंडाशय में। ठीक है, अंडाशय में क्या होता है? ये स्त्री में पाया जाता है अंडाशय। ठीक है, ये एस्ट्रोजन स्रावित होता है अंडाशय में, याद रखना। ठीक है, अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 32 नर युग्मक होकर मादा नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? निषेचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 33 दिए गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है? तो यहाँ पर देखना होगा, इसमें मुकुल हो रहा है। ठीक है, मुकुल, ये मुकुल हो रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 मुकुलन। ठीक है, क्या हो जाएगा? मुकुलन हो जाएगा। मुकुल हो रहा है ना। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं, समजात अंग, अवशेषीय अंग, जीवाश्म अंग और असमजात अंग। तो इसमें 34 नंबर में डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये पक्षी और चमगादड़ में असमजात अंग होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 मेंडल के प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोगों ने किताब में पढ़ा होगा। ये मेंडल कोई साइंटिस्ट थे जो मटर के पौधे को चुनता है प्रयोग के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, 36। निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? उत्पादक, उत्पादक का मतलब क्या होता है? उत्पादक का मतलब होता है जो सबसे प्रथम है, जैसे जो प्रथम है, जैसे घास, ठीक है। जैसे घास, घास को कौन खाता है? बकरी या कोई जानवर लोग खाते हैं, शाकाहारी, ठीक है, वो शाकाहारी कहलाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है। प्रथम पोषी द्वारा, जो घास खाता है, जो घास खाता है जानवर, वो क्या कहलाता है? प्रथम पोषी स्तर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये शाकाहारी का निर्माण करता है, जो घास खाता है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, तो 38 में हम लोग देखेंगे ओजोन परत के अपक्षय के लिए जिम्मेदार है कौन है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सी एफ सी ओजोन परत के अपक्षय के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39, ऑप्शन नंबर 39। अब हम लोग देखेंगे 39 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? 39, ठीक है। जैव ऊर्जा का मतलब होता है जो जो कभी जीवन में था, ठीक है, कभी जीवन था। इसका मतलब क्या होता है? निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो उदाहरण कौन नहीं है? यहाँ पे लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। तो ये जैव, जैव का मतलब होता है कभी जीवन था, ठीक है, उसका कभी जीव था, वो कभी जीव वो कभी जीव था, उसका मतलब होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि लकड़ी भी लकड़ी भी जैव हो जाएगा, गोबर गैस भी, ठीक है, कोयला भी हो जाएगा। तो ये नाभिकीय ऊर्जा ये बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल सही हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन, पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? ठीक है, कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है, ठीक है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो गाइज ये 40 क्वेश्चन था। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी प्रकार के डाउट है तो सब कमेंट करें, हर डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।